हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। बच्चों, हमारा सेल से रिलेटेड, यानी कहने का मतलब है आपका गैल्वेनिक सेल, डेलियन सेल कह लो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह लो, यानी विद्युत रासायनिक सेल, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का एक और पार्ट रहता है और वो है आपका विद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघटन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिलहाल हम इसी वाले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं और जितना पॉसिबल होगा आज खत्म करेंगे। ध्यान देना। पहले तो समझते हैं विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है। तो आप कह सकते हो विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन करने के लिए प्रयुक्त सेलों को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी आप यहाँ विद्युत अपघटन पहले बता सकते हो कि क्या होता है। तो विद्युत अपघटन का बच्चों मतलब एग्जैक्टली ये बात है कि जब आप क्या करते हो किसी भी विद्युत अपघट्य को, चाहे वो आप जलीय विलयन में, चाहे आप क्या करते हो गलित अवस्था में यानी मेल्ट होने पे, उसमें आप क्या करते हो विद्युत धारा जब आप प्रवाहित करते हो तो वहां पे क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। इसे आप क्या कहते हो, यानी विद्युत अपघटन कहते हो। ठीक है, अब विद्युत अपघटन करने के लिए जिन सेलों का आप यूज करोगे उन सेल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। हाँ, ये सेल आपका ऐसे होता है और इसमें कहने का मतलब ये है कि दो हाफ सेल नहीं, एक ही सेल होगा जिसमें आप क्या करोगे, दोनों इलेक्ट्रोड को एक विद्युत अपघट्य के अंदर डुबा के रखोगे और यहाँ पे बस बात इतनी है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद देते हो, यानी खुद विद्युत धारा बाहर से एक्सटर्नल सर्किट से इसमें क्या करते हो, प्रवाहित करते हो, जिससे यहाँ पे विद्युत अपघटन शुरू हो जाता है। होता तो यहाँ पे भी है रेडॉक्सी, यानी एक पे ऑक्सीडेशन और एक पे रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। लेकिन बस फर्क इतना है बच्चों की जो विद्युत रासायनिक सेल था वहां पे आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, विद्युत धारा बह रही थी, यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे जब विद्युत धारा दोगे तब केमिकल रिएक्शन यानी विद्युत अपघटन होगा। इतनी बात ध्यान रहे। यानी आप कह सकते हो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, तो विद्युत अपघट्य के विलयन को एक उपयुक्त पात्र में लिया जाता है जो कांच का विद्युत कुचालक बना होता है। ठीक है, पात्र में रखने के बाद बच्चों दो धातु की छड़ें या प्लेटें विलयन में लटकाई जाती हैं। इलेक्ट्रोडों को बैटरी के टर्मिनल यानी तारों द्वारा जोड़ा जाता है। एक को बच्चों एनोड बनाते हो जिसको धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा इलेक्ट्रोड है आपका। ठीक है, एनोड हो गया। और जो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होगा बच्चों वो क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन विद्युत अपघटनी सेल की। अब यहाँ डिस्चार्ज और रासायनिक अभिक्रिया यानी निर्वहन और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, तो ध्यान रखना। ये जो बच्चों कैथोड होता है, कैथोड पे जो केटायन यानी धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और उदासीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। यानी अगर आप यहाँ बात करो तो कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है उसके आसपास जो भी धनायन होते हैं, जो भी धनायन होते हैं वो धनायन क्या करते हैं बच्चों, डिस्चार्ज होते हैं। कहने का मतलब जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये जो सेल है बच्चों इसमें धनायन भी होता है और क्या होता है, ऋणायन भी होता है। ये बच्चों जैसे ही आप यहाँ बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हो, जैसे ही एनोड को आप धनात्मक बनाते हो, कैथोड को ऋणात्मक बनाते हो, धारा प्रवाहित होते ही जो विद्युत अपघट्य में आपके उपस्थित क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, वो अपने सापेक्ष मतलब लाइक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे धनात्मक वाला ऋणात्मक की तरफ और ऋणात्मक आयन धनात्मक की तरफ। ठीक है, इस तरह से जब ये अपने अपने इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं तो क्या होते हैं बच्चों, डिस्चार्ज होते हैं। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके डिस्चार्ज हो जाता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन दे के डिस्चार्ज हो जाता है। यानी डिस्चार्ज वाली प्रक्रिया आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब बच्चों आपको पता है कि जो धनात्मक होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके डिस्चार्ज होगा, इसलिए उसका क्या होगा, अपचयन होगा यानी रिडक्शन होगा। और जिसके पास क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके यानी देकर डिस्चार्ज होगा और वहां क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा बच्चों। तो यह प्राथमिक परिवर्तन है।
यानी कहने का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन सेल में होने वाला आपका क्या है, प्राथमिक परिवर्तन है बच्चों। प्राथमिक उत्पाद सीधे एकत्र किए जा सकते हैं या आगे परिवर्तित होकर द्वितीय उत्पाद बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे अगर H+ जाता है बच्चों तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा एटम में, लेकिन दो एटम कंबाइन होके क्या बनाएंगे बच्चों, H2 गैस बनाएंगे। तो कहने का मतलब है ये है प्राथमिक परिवर्तन, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, H2। ये हो गया आपका क्या, द्वितीयक उत्पाद यानी द्वितीयक परिवर्तन कह सकते हो। ठीक है, तो एक सेल के अंदर दो तरह के परिवर्तन होते हैं, पहला डिस्चार्ज प्रक्रिया होती है और दूसरा कंबाइन होके एसोसिएट होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। उदाहरण के तौर पे बच्चों हम क्या ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट जलीय विलयन में अगर कॉपर की छड़ें क्या की जाए, डुबोई जाए, तो दोनों ही कॉपर की छड़ें डुबोई दी जाएंगी बच्चों। तो होगा क्या, आपको भी पता है कैथोड पे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा, अरे रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कैथोड पे आपका क्या होगा, रिडक्शन यानी अपचयन होगा। और अपचयन में बच्चों होगा क्या कि यहाँ पे कॉपर 2+ है, ये आयन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा यानी डिस्चार्ज हो जाएगा। एनोड पे जो अभिक्रिया होगी बच्चों, एनोड रॉड जो होगी आपकी, एनोड यानी जो कॉपर प्लेट होगी, कॉपर प्लेट यहाँ पे क्या होने लगेगी, डिजॉल्व होने लगेगी। यानी कॉपर प्लेट से क्या होगा, आयन टूट के किस में बदलेंगे, कॉपर 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेंगे, लूज करेंगे। यानी एनोड पे कॉपर धातु घुलेगी, यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार कॉपर एनोड और ऑक्सीकरण कैथोड पर अपचयन होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कॉपर सल्फेट रॉड यानी ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है, दो प्लेटें होंगी, यहाँ पे एक आपका क्या होगा, धनात्मक होगा, एक आपका ऋणात्मक होगा बच्चों, दोनों ही प्लेटें कॉपर की हैं। ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने क्या किया है बच्चों, डुबो दिया दोनों रॉड को। अब यहाँ से सपोज करो ये टूट टूट के बच्चों कॉपर 2+ में जाएंगे, और यहाँ कॉपर 2+ बच्चों क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके और अपना कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, या कॉपर के फॉर्म में यहाँ पे क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये तो आपका क्या होगा, शुरू हो जाएगा विद्युत अपघटन। अब ध्यान देना, औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है बच्चों, ये थोड़ा प्रोसेस है, बस बेसिक सा समझना ध्यान से। इस सिद्धांत का उपयोग अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में बदलने के लिए किया जाता है, यानी शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, रिफाइनिंग के लिए, अन्य धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि का उत्पादन भी संगत लवणों से गलित अवस्था में विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जब कोई उपयुक्त रासायनिक अपचायक उपलब्ध नहीं होता। आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब धातुओं का क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं बच्चों, तो जो आपके क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव यानी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स अवस्था में मिलती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलती हैं। इनको उनसे निष्कर्षित करने के लिए, उनसे निकालने के लिए, अलग करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, विद्युत अपघटन का ही यूज करना पड़ता है। यानी उसी से हम इनको क्या करते हैं, अलग निकालते हैं, चाहे जलीय विलयन में बच्चों, चाहे गलित अवस्था में इनका क्या कर देते हैं, विद्युत अपघटन कर देते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम अपने गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा किए जाते हैं। एल्यूमिनियम क्रायोलाइट इसका एक और है बच्चों। ठीक है, इसकी उपस्थिति में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा। तो कहने का मतलब ये कुछ एग्जाम्पल थे जहां पे हम विद्युत अपघटन प्रोसेस का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। अब यहाँ बच्चों हमें पढ़ना है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। यानी फैराडे वो हैं जिन्होंने पहली बार बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, कैसे विद्युत अपघटन से आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इवन इसे विद्युत अपघट्य में क्वांटिटी और प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों को रिलेट भी किया, यानी एक रिलेशन भी दिया, एक संबंध भी दिया। तो फैराडे का पहला नियम क्या था बच्चों, ये समझ लेते हैं। तो इन्होंने कहा किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई या जमा हुई पदार्थ की मात्रा, ध्यान रखना, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई या जमा हुई पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को। फैराडे का पहला नियम क्या था बच्चों, फैराडे का पहला नियम था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई या जमा हुई पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से विद्युत प्रवाहित विद्युत की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप यहां कह सकते हो W क्या है बच्चों,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के, यानी क्वांटिटी के, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी विद्युत धारा के। ठीक है, यहाँ पे W जमा हुआ पदार्थ का द्रव्यमान है बच्चों, Q प्रवाहित विद्युत की मात्रा है कूलाम में, और Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है बच्चों। ठीक है, ये तो हो गया किसका, फैराडे का पहला नियम। Z बच्चों यहाँ पे ध्यान रहे विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या अनुक्रमानुपाती स्थिरांक कह सकते हो, जो भी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब यहां आप कह सकते हो बच्चों, यदि I एम्पियर की धारा t सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती तो Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IT, यानी धारा गुणे समय होता है। तो अब यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात कर सकते हो कि यहाँ पे जो Z है बच्चों, यहाँ पे जो Z है आपको पता है ना, अब यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Z I और T हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला था आपका बच्चों वो क्या हो जाएगा, ZIT हो जाएगा, यानी करेंट, टाइम और तुल्यांक। यानी ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है बच्चों, ये क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Z हो जाएगा जब I क्या हो जाए, 1 एम्पियर बच्चों, और टाइम कितना हो जाए बच्चों, 1 सेकेंड। यानी किसी भी विद्युत रासायनिक अपघट्य के केस में अगर आपको पता करना है कि वहां विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसका कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करना बच्चों, वहां पे उस विद्युत अपघटन सेल में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर देना, और वहां पे मेजर कर लेना कि आपके इलेक्ट्रोड पर कितना धातु या कितना पदार्थ आपका क्या हुआ है, मुक्त हुआ है या डिपॉजिट हुआ है या जमा हुआ है। जितना आपका जमा होगा वही आपका क्या होगा बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z का मान हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके पहले नियम की। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे ने जब दूसरा नियम दिया तो यहाँ पे क्या बताया कि जब एक ही विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य बेलनों में प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी क्या बताया बच्चों, इन्होंने कहा कि जब आप क्या करोगे, एक विद्युत धारा जब एक ही विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघट्य विलयनों में क्या करोगे, प्रवाहित करोगे, तो इन तीनों में एक कॉमन बात होगी, और वो कॉमन बात क्या होगी कि हर एक इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, हर एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों यहाँ पे कि W आपका क्या है, यहाँ पे Cu है, W Cu है, यानी आप यहाँ ये कह सकते हो कि मास कॉपर का और तुल्यांक किसका, कॉपर का, और मास बच्चों किसका, सिल्वर का, और तुल्यांकित द्रव्यमान बच्चों किसका, यानी E क्या है बच्चों, तुल्यांक द्रव्यमान। ये क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, यहाँ पे मैंने कॉपर और सिल्वर लिया है, दो इलेक्ट्रोड बच्चों कौन कौन सा लिया है, कॉपर और सिल्वर लिया है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग विद्युत अपघटन सेल को ऐसे सीरीज में जोड़ दोगे बच्चों, तो जब आप यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो दोनों जो इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ पदार्थ होगा उनका तुल्यांक द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात कर सकते हो, यानी तुल्यांकी द्रव्यमान की बात कर सकते हो, इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अच्छा, ये बात मैं थोड़ा और सिंपल करके समझाता हूं आपको। जैसे आधुनिक व्याख्या के हिसाब से क्या है बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फैराडे, यानी आपको ये बात तो पता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी ये बात समझाई है। ठीक है, क्या समझाई है बच्चों कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं, और 1 फैराडे पे होता कितना है, 96500 कूलम्ब लगभग। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में उत्पादित पदार्थ की जो मात्रा होती है आवेशित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कह सकते हो आप कि किसी भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में जो पदार्थ यहाँ पे बनता है वो वहां पे आवेशित इलेक्ट्रॉनों की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। निर्भर कैसे करता है बच्चों, अब आपको कैसे पता कि कितना यहाँ पे क्या होगा, किसी भी धातु का द्रव्यमान क्या होगा, जमा होगा या मुक्त होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जितना इलेक्ट्रॉन उन्हें मिलेगा उतना इलेक्ट्रॉन लेके डिस्चार्ज होते रहेंगे और जमा होते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल नंबर ऑफ मोलों पे क्या होगा, डिपेंड करेगा किसके, इलेक्ट्रॉन के। सामान्य सूत्र की बात करें बच्चों यहाँ, तो किसी के तत्व के निक्षिप्त मोलों की संख्या, यानी किसी भी प्लेट पे कितना धातु जमा होगी, ये बात समझ आएगी आपको कैसे मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या और आयन पर आवेश,
यानी कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल कितने इलेक्ट्रॉन है, और एक जो धातु है जैसे सिल्वर पे +1 होता है, कॉपर पे 2+ होता है, जिंक पे 2+ होता है, एल्यूमिनियम पे 3+ होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन, जितना मोल इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रवाहित करोगे। अब सीधे धातु पे क्या देखना, आवेश देखना। जैसे कॉपर पे 2+ है तो 2+ से डिवाइड कर देना, सिल्वर पे 1+ है तो 1 से, एल्यूमिनियम पे 3+ है तो 3 से। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे मिलेगा किसी भी तत्व के निक्षेपित मोलों की संख्या। जैसे आप ये कह दो कि आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, प्रवाहित किए हैं सिल्वर में, तो सिल्वर पे चार्ज कितना होता है बच्चों, तो 1। तो यहाँ पे सिल्वर का कितना मोल बच्चों निक्षेपित होगा, तो 1 मोल सिल्वर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, निक्षेपित होगा या जमा होगा या मुक्त होगा। अगर मैं ये कहूं बच्चों कि आपने केवल 1 मोल इलेक्ट्रॉन भेजा है किसमें, एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम पे बच्चों क्या होता है, 3 आवेश होता है। तो यहाँ पे 1/3 मोल आपका क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम निक्षेपित होगा, या फिर कह सकते हो बच्चों यहाँ पे मुक्त होगा, जमा होगा। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो कुछ चीजों को मैं कनेक्ट करता हूं। कैसे, जैसे आप यहाँ पे बच्चों क्या करो, 3 प्लेट ले लो, 3 सेल ले लो, बारी बारी से इनको सीरीज में क्या कर देना बच्चों, ज्वाइन कर देना। इन तीनों सेलों को क्या कर देना, सीरीज में ज्वाइन कर देना। जैसे सपोज करो पहले वाले में आपने क्या ले लिया बच्चों, पहले वाले में सपोज करो आपने यहाँ पे ले लिया क्या, कॉपर की दोनों प्लेट ले ली। यहाँ पे बच्चों सपोज करो सिल्वर की प्लेट ले ली। ठीक है, यहाँ सपोज करो बच्चों आप लोगों ने गोल्ड की प्लेट ले ली। यहाँ पे सारी कौन सी प्लेट ले ली बच्चों, गोल्ड की। अब आपको क्या करना है बच्चों, सारा श्रेणी में है, सारा श्रेणी क्रम में जोड़ देना। जोड़ने के बाद बच्चों इसमें क्या कर देना, धारा प्रवाहित कर देना। और सपोज करो आप धारा प्रवाहित कर रहे हो बच्चों, और इस धारा प्रवाहित करने में आपने सपोज करो यहाँ पे बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया। आपने अपने सीरीज में, आपने अपनी विद्युत परिपथ में क्या कर दिया बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन भेज दिया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन भेजते ही अगर आपको पता करना है कि कहां पे कितनी धातु निक्षेपित होगी, तो बच्चों ध्यान देना, कॉपर पे कितना होता है बच्चों, 2+। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन भेजा है ना बच्चों, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2। 1/2 मोल हो जाएगा क्या बच्चों, कॉपर। ठीक है, 1/2 मोल कितना होगा, कॉपर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मुक्त होगा या जमा होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा बच्चों, सिल्वर पे +1 होता है ना, तो 1/1। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मोल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सिल्वर हो जाएगा। गोल्ड पे बच्चों 3+ होता है, गोल्ड पे 3+ होता है, यानी ऐसे फॉर्म में रहता है, ये प्लस रहता है और ये 2+। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन भेजा है बच्चों, यहाँ पे 3 मोल, 3 आपका क्या है, चार्ज है, तो 1/3 मोल आपका क्या होगा बच्चों, गोल्ड मुक्त होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है और बहुत जरूरी बात है आपके सारे क्वेश्चन करने के लिए। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कनेक्ट करोगे, तो ऐसे कनेक्ट करना है कि आपको हमेशा जब भी कहा जाए कि सीरीज में, या हाँ सीरीज में ऐसे 2 विद्युत अपघटनी सेल को क्या किया गया, जोड़ा गया, और यहाँ पे इतना चार्ज भेजा गया, इतना एम्पेयर के करंट भेजी गई, तो यहाँ पे कितना मास आपका क्या होगा, या पदार्थ का डिपॉजिट होगा, मुक्त होगा, जमा होगा, ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई सबको? किसी को कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पे बच्चों? अगर परेशानी है तो फटाफट बोलो। समझ आ रहा है सबको? किसी को कोई परेशानी बच्चों? यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि जब एक ही विद्युत धारा श्रृंखला में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों पर निक्षिप्त पदार्थ की मात्राएं उनके इलेक्ट्रोड अपक्रियाओं की स्टाइक्योमेट्री के अनुसार होती हैं। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ पे डाला, तो 1 मोल सिल्वर बच्चों, 1/2 मोल कॉपर और 1/3 मोल गोल्ड, ये क्या होगा, निक्षेपित होगा या निक्षिप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गणना कीजिए 1.25 एम्पियर की धारा को क्रोमियम सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करने पर 1 ग्राम क्रोमियम निक्षिप्त होने में कितना समय लगेगा। बच्चों टाइम पूछ लिया, कितना बच्चों धारा है, धारा है आपकी आई है बच्चों 1.25 एम्पियर। अच्छा, कॉपर क्रोमियम सल्फेट है बच्चों, क्रोमियम सल्फेट है, क्रोमियम सल्फेट के विलयन में कितना, विलयन में प्रवाहित करने पर 1 ग्राम क्रोमियम क्या होता है बच्चों, निक्षेपित होता है। क्रोमियम का मास है, क्या है बच्चों, यहाँ पे द्रव्यमान है, किसका, द्रव्यमान दिया है क्रोमियम का कितना बच्चों, 1 ग्राम।
कह रहा है कितना टाइम लगेगा निक्षेपित होने में, और क्रोमियम का मोलर द्रव्यमान बच्चों होता है 52 ग्राम, यानी 52 ग्राम का 1 मोल होता है। ठीक है, अगर 52 ग्राम का बच्चों 1 मोल होता है तो ध्यान रखना, अब कैसे यहाँ पे बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चों कितना, 1 फैराडे, 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम। इतना चार्ज, इतना चार्ज अगर बच्चों हम क्या करते, भेजते, तो यहाँ पे 1 मोल आपका क्या होता बच्चों, क्रोमियम, मतलब कितना, 52 ग्राम क्रोमियम क्या हो जाता बच्चों, जमा हो जाता। ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी इतना चार्ज भेजते, इतना गुलाम, तो 1 मोल क्रोमियम क्या हो जाता, जमा हो जाता, यानी 52 ग्राम। हमें चाहिए कितना बच्चों, हमें चाहिए 1 ग्राम डिपॉजिट करना। हमें कितना चाहिए बच्चों, केवल 1 ग्राम। अच्छा, 52 ग्राम, 52 ग्राम जमा करने के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए बच्चों, 96500 चाहिए। कितना चाहिए बच्चों, 96500, 52 ग्राम के लिए, 52 ग्राम के लिए हमें चाहिए बच्चों कितना, 96500 कूलाम चार्ज चाहिए। यानी 1 ग्राम के लिए बच्चों कितना चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगा 96500, और बटे में कितना हो जाएगा, 52, ये इतना कूलाम हो जाएगा। इतनी बात तो समझ आ गई हो सबको, कि मुझे 1 ग्राम क्रोमियम अगर क्या करना है बच्चों, जमा करना है, तो मुझे इतने चार्ज की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, वो चार्ज अब हमें मिलेगा कैसे बच्चों, वो चार्ज हमें मिलेगा यहां से, कि 1.25 एम्पियर की धारा को हमने प्रवाहित किया है। अच्छा बच्चों, ये बताओ Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इंटू में T होता है, यही होता है बच्चों। Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इंटू में T होता है। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है टाइम, हमें निकालना है टाइम, तो बच्चों Q अपान में क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। हमें चार्ज कितना चाहिए बच्चों, हमें चार्ज चाहिए 96500, और ये भाग दे दो 52 से, और नीचे करंट लिख दो कितना बच्चों, 1.25 एम्पियर। क्या इतनी बात समझ आई सबको, इतनी बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों इतनी बात क्लियर है, तो यहाँ पे बस आप क्या कर दो, इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, ये हो जाएगा 96500, दशमलव हटा दो, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और नीचे कर दो बच्चों 52, और गुणे कर दो कितना, 125। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर, यानी टाइम, वो भी किस में आएगा बच्चों, सेकेंड में। ठीक है, किस में आएगा बच्चों, सेकेंड में। इतनी बात क्लियर है सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों, जल्दी बताओ, कुछ है तो। आ गया बच्चों सबका, कितना आएगा, 1485 के अप्रॉक्स आएगा, क्या 1485, हाँ यही अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, रिपीट करना है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो बच्चों, क्या था, गणना करना था 1.2 एम्पियर की धारा अगर हमने क्या किया है, विलयन में प्रवाहित किया है, तो 1 ग्राम क्रोमियम क्या हुआ है, निक्षेपित हुआ है। 1 ग्राम क्रोमियम अगर यहाँ पे बच्चों क्या होगा, निक्षिप्त होगा, तो कितना टाइम लगेगा निक्षिप्त होने में। टाइम बच्चों आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, यानी I क्या होता है बच्चों, धारा होती है, और T क्या होता है, समय होता है। ये बात तो यहाँ आपको समझ आ गई है कि T इक्वल टू क्या होगा, Q अपान में I होगा। ठीक है, अच्छा, Q का मतलब चार्ज होता है बच्चों, चार्ज तो पता चले कि कितना चार्ज यहाँ पे क्या हुआ है, प्रवाहित हुआ है। और अगर हमें धारा पता चल जाए, तो धारा तो ऑलरेडी हमें पता है, तो हमें एक चीज यहाँ पता करना था कि कितना कूलाम चार्ज आपके विद्युत अपघटन सेल में प्रवाहित हुआ है। जितना आपको चार्ज प्रवाहित हुआ है, बस उसी से अगर हम क्या करते, धारा से भाग दे देते, तो हमें पता चल जाता कि कितना टाइम यहाँ पे लगेगा। अच्छा, चार्ज पता करने के लिए हम अपने सबसे बेसिक बात पे जाएंगे हमेशा। कैसे बच्चों, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1 फैराडे होता है, या 1 फैराडे का मतलब होता है 96500। ये बात तो हमें याद है। अच्छा, अब बच्चों अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ तो गड़बड़ हुई है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना।
1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रवाहित करूंगा, तो कितना ग्राम बच्चों क्या होगा, 52 ग्राम आपका क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से नहीं बच्चों, क्रोमियम सल्फेट है ये। ठीक है, क्या है बच्चों ये, क्रोमियम सल्फेट है। क्रोमियम सल्फेट मतलब 3+ है बच्चों। ये कितना है बच्चों, 3+ है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगर ये बच्चों 3+ है तो 3+ होने का मतलब है, यहां ध्यान से देख लो चीजें, यहाँ पे चीजों में थोड़ा सा बदलाव होगा बच्चों, और वो क्या होगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे, ये ठीक है बच्चों। 1 मोल क्रोमियम नहीं, 1 मोल क्रोमियम डिपॉजिट होगा बच्चों। 1 मोल का मतलब 52 ग्राम से तो है, लेकिन बच्चों यहाँ पे 3+ का चार्ज है। 3+ का चार्ज है मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना बच्चों, 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ प्रवाहित करेंगे तो कितना, 1 मोल हमारा क्रोमियम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे निक्षेपित होगा। 1 मोल से नहीं, कितने मोल से बच्चों, 3 मोल से। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चों 3 फैराडे। 3 फैराडे यानी 52 ग्राम आपको क्रोमियम अगर यहाँ पे क्या होगा, निक्षेपित करना होगा बच्चों, तो 3 फैराडे यानी 396,500। अच्छा बच्चों, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना, अच्छा 52 ग्राम। ठीक है, 52 ग्राम तो इतने से निक्षेपित होगा, तो आपको निकालना कितने का है बच्चों, आपको निकालना है 1 ग्राम का। 1 ग्राम का हो जाएगा 3 गुणे 96500, और यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना, 52। ठीक है, एक बात यहाँ सुधार लेना बच्चों, क्या, 3 कर लेना। 3 क्यों किया, आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि भाई क्रोमियम पे 3 चार्ज है, यानी एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके जमा होगा, तो इसका मतलब 1 मोल क्रोमियम 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा उसे, तब जाके वो क्या होगा, 1 मोल आपका क्रोमियम यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, तो 3 मोल से 1 मोल क्रोमियम, 1 मोल क्रोमियम का मास कितना होता है बच्चों, तो 52 ग्राम, यानी 52 ग्राम 3 मोल इलेक्ट्रॉन से जमा होगा। तो 1 ग्राम आपका क्रोमियम कितने चार्ज से डिपॉजिट होगा, ये चार्ज आपने यहां से निकाल लिया। और चार्ज निकाल लिया तो बच्चों चार्ज को बस क्या कर दो, करंट से डिवाइड कर दो, आपको ये बात क्या होगी, मिल जाएगी। कितनी बात क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन अभी, समझ आया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब ये क्लियर है, तो यहां ध्यान देना आगे वाले पे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन है बच्चों कि कह रहा है 2 एम्पियर की धारा को 3 घंटे तक 1.0 मोलर HgNO3 का ट्वाइस यानी मरकरी नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित करने पर कितने मोल मरकरी का उत्पादन होगा, और मरकरी नाइट्रेट का यानी मोलर द्रव्यमान यहाँ पे बच्चों दे रखा है। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 ग्राम एम्पियर की धारा को 3 घंटे तक, 2 एम्पियर की धारा को 3 घंटे तक अगर इन्होंने क्या किया है, प्रवाहित किया है, तो 1.0 मोलर HgNO3 विलयन में प्रवाहित करने पर कितने मोल पारा का उत्पादन होगा, कितने मोल पारा का क्या होगा, उत्पादन होगा। पारा का उत्पादन मतलब पारा का मान बताना है बच्चों, मास बताना है। कैसे निकालोगे, एक बारी आप लोग खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलो फटाफट ट्राई करो बच्चों एक बारी। हुआ आप लोगों से या मैं समझाऊं, चलो ध्यान देना, क्या कह रहा है, 2 एम्पियर की धारा को 3 घंटे तक प्रवाहित किया, 3 घंटा, 3 आवर्स। ठीक है, अच्छा 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर मतलब समझ रहे हो बच्चों, 2 एम्पियर का मतलब होता है यहाँ पे कि 2 कूलाम चार्ज हर सेकेंड। कितना बच्चों, 2 कूलाम चार्ज हर सेकेंड आप क्या करोगे, प्रवाहित करोगे, तो यहाँ पे धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 एम्पियर। अच्छा 3 घंटे तक प्रवाहित करोगे तो चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज निकालते हैं। 3 घंटा मतलब 1 घंटे में कितना होता है, 1 आवर में बच्चों होता है 3600 सेकेंड। 3 घंटे में कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 घंटे में हो जाएगा आपका 3 × 3600। ठीक है, ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 108। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10,800 सेकेंड, इतना सेकेंड हो जाएगा। अब आप ये बताओ, 1 सेकेंड में कितना, 2 एम्पियर, तो 10,008 सेकेंड में कितना बच्चों,
यानी आप यहाँ निकाल लोगे ना, क्या निकाल लोगे, यहाँ निकाल लोगे Q। Q होता है बच्चों I इंटू टी। आई आपका 2 है और टाइम कितना है बच्चों 10,800। ये कितना हो जाएगा बच्चों 10,800। ये आपका हो जाएगा क्या, गुलाम हो जाएगा। इतनी बात यहां से रहने देना। अब आपको पता तो चल गया, इतनी बात क्या पता चल गया कि इतना चार्ज आपका क्या होगा, प्रवाहित होगा 3 घंटे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब आते हैं, कह रहा मरकरी का कितना उत्पादन होगा बच्चों। मरकरी यहाँ पे Hg2+ में है, Hg2+ में। और एक बात और, 1 मोल मरकरी का जो मास है बच्चों वो 200.6 ग्राम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 1 मोल जो आपका क्या है यहाँ पे बच्चों मरकरी है, उसका मास है कितना, कितना द्रव्यमान है 200.6 ग्राम द्रव्यमान है। अब ये बात बताओ बच्चों, अगर आपको 1 मोल मरकरी अगर आपको यहाँ क्या करना हुआ, डिपॉजिट करना हुआ बच्चों, तो 2 मोल क्या चाहिए बच्चों आपको, इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चों 2 फैराडे। 2 फैराडे मतलब बच्चों 2 × 96500 कूलम। इतना चार्ज चाहिए बच्चों 200.6 ग्राम क्या करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन यहाँ तो पता करना है, यहाँ क्या करना है बच्चों, पता करना है। तो हम अब काम करेंगे उल्टा। उल्टा क्या काम करेंगे बच्चों, कि इतना चार्ज, इतना बच्चों, इतना चार्ज अगर क्या होता है पास होगा, तो 200.6 ग्राम द्रव्यमान क्या होगा इसका, जमा होगा, मुक्त होगा। तो देखो ये कर लो कि 2 × 96500 इतना कुलाम चार्ज प्रवाहित होगा, तो 200.6 ग्राम आपका मरकरी क्या होगा, जमा होगा। क्या करके लिख देते हैं, इतना चार्ज प्रवाहित होगा तो इतना ग्राम मरकरी क्या होगा, जमा होगा। अब कितना चार्ज है बच्चों, इतना चार्ज है, तो आपको कहोगे कि 2 × 10,800 गुलाम चार्ज प्रवाहित होगा तो कितना होगा। तो बच्चों एक का निकालते हैं पहले, एक का निकालने के लिए 200.6 और गुणे में हो जाए, भाग दे दोगे 2 × 96500 से, और बच्चों इससे गुणा कर देना 2 × 10,800। ठीक है, ऐसा क्यों किया बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों 200.6 गुणे 108 और नीचे हो जाएगा बच्चों 965। ठीक है, ये कर देंगे बच्चों, यहां से आ जाएगा क्या, ग्राम, यानी द्रव्यमान आ जाएगा बच्चों किसका, मरकरी का। क्या सबको समझ आया, या मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं कंसेप्ट को, बहुत ध्यान से समझो। 3 घंटे तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 3 घंटे तक प्रवाहित हो रही है बच्चों, तो यहां से सीधे चार्ज निकालो। पहले घंटे को सेकंड में बदलो, सेकंड में बदला 10,800 सेकंड आया। मैंने कहा चार्ज निकाल लेते हैं, Q = I × T होता है, I 2 एम्पियर है और टाइम हमने निकाल ही लिया, तो यहां से हमें पता चल गया इतना चार्ज हमने विद्युत अपघटन सेल में क्या कर दिया है बच्चों, प्रवाहित कर। ठीक है, इतना चार्ज जब भेज दिया है, अब यहां से कनेक्ट करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं बच्चों, कि 1 मोल मरकरी का मास इतना होता है और 1 मोल मरकरी अगर हमें जमा करना है तो इतना चार्ज लगेगा। यानी 2+ का है तो 2 फैराडे, 3+ का है तो 3 फैराडे, 1 है तो 1 फैराडे। ठीक है, तो यानी 2 फैराडे लगेगा, 2 फैराडे का मतलब इतना। अब आप कहोगे कि 2 फैराडे चार्ज से 200.6 ग्राम मरकरी जमा होता है, तो इतना ग्राम चार्ज से कितना होगा, तो इससे पहले एक का निकालते हैं, एक का निकालने के लिए इसको भाग देते हैं और जितने का निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, तो इस तरह से ग्राम मिल जाएगा बच्चों किसका, मरकरी। क्या क्लियर है इतनी बात सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा किसी को, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। अंशु, हर्षित, मौसम, किसी को कोई परेशानी बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना, आगे चलते हैं फिर। कह रहा है 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को निक्षिप्त करने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्नलिखित है। बच्चों क्वेश्चन नोट कर लो, आप करोगे और जल्दी करके मुझे बताओ, जल्दी करके बताओ।
40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को निक्षिप्त करना है, कितना कूलाम चार्ज की आवश्यकता होगी। ठीक है, और अभिक्रिया आपकी। बच्चों हो गया क्वेश्चन? कर लिया आप लोगों ने? आंसर बताओ। मौसम हो गया बेटा? अगर हो गया तो आंसर बताओ। चलो आप लोगों ने किया है तो मिला लो। कितना आया आपका? 434, 250 कूलाम। एक ही तो बताना था बच्चों। कितने कूलाम विद्युत धारा की आवश्यकता होगी? देखो 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या बात करते हैं बच्चों? एक मोल एल्यूमिनियम को सीधा अगर डिपॉजिट करें बच्चों, तो एल्यूमिनियम पे होता है 3+3 फैराडे की जरूरत होगी। कितना बच्चों? 3 फैराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे। 3 फैराडे मतलब बच्चों 3 × 96500 कूलाम। इतने कूलाम की जरूरत होगी। एक मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है बच्चों? एक मोल एल्यूमिनियम का मास होता है बच्चों 27 ग्राम। यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम को अगर डिपॉजिट करना है तो उतने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। आपको कितना करना है बच्चों? 40.5 ग्राम करना है। 40.5 ग्राम करना है तो 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, जमा करना है, तो आप कहोगे 3 × 96500 और इसे पहले डिवाइड करोगे कितने से बच्चों? 27 से, और गुणा करोगे बच्चों कितने से? 40.5 से। 3 से ये 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और बस अब इसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 96500, ये हो जाएगा 40.5 और ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये चेक कर लो एक बार कितना कूलाम आ रहा है। ये आ रहा है बच्चों 434। सही बात है। ठीक है, ये आ रहा है 434 250, इतना कूलाम आएगा। ठीक है बच्चों, गुड। ये तो हो गई बात आपके क्या, इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो ध्यान देना, हमें बात करनी है क्या? विद्युत अपघटन के उत्पाद की। विद्युत अपघटन के क्या बच्चों? उत्पाद की। तो विद्युत अपघटन के उत्पाद की हमें बात तो करनी है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे अगली ही क्लास में पूरा करेंगे। और हाँ, हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है बच्चों। अब इसके बाद जो बचा है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन बचा हुआ है। आप लोग ये चीजें क्लियर कर लो, और मैं बस एक क्लास और लूंगा और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म। और इसके साथ साथ अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। जो भी उनमें से डाउट्स वगैरह होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चल फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग भी पढ़िए अच्छे से, और आगे भी बच्चों को ये चीजें शेयर करिए। ठीक है, चल बाय बाय बच्चों।